हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष, मैं आप सबका इस ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, आज है संडे और संडे को पढ़ते हैं करंट अफेयर्स। सेकंड वीक ऑफ जून का जो करंट अफेयर्स है नेशनल, वो इस पार्ट में होगा और इंटरनेशनल एक और पार्ट आता है, उसमें हम कवर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है ये, जरूर देखिए इस चीज़ को और अच्छे से देखिए, पूरी देखिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपके जो भी एग्जाम आएंगे उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये। साथ साथ मैं बताता चलूँ, जो लोग भी इस चैनल में नए जुड़े हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाया हुआ है, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक करें, प्लेलिस्ट सबका बना हुआ है, आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है, कोई मैच नहीं कर सकता ऐसे। रीजन, जो भी सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ स्टैटिक पोर्शन, वहां पे भी मैं करंट अफेयर्स ऐड करने की पूरी कोशिश जरूर करता हूँ। सरकार की जो भी स्कीम्स आ रही होती है उसे भी मैं ऐड करने की जरूर कोशिश करता हूँ। ऐसे में क्या होता है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें संपूर्ण जानकारी मिलती है। साथ साथ जो भी करंट अपडेटेड इंडेक्स वगैरह आता है, जो भी रैंक आ रहे होते हैं, वो चीज वहां पे मैं रिफॉर्म करता हुआ चलता हूँ। तो ऐसे में आपको मैक्सिमम बेनिफिट हमेशा मिलता है। ठीक है, तो चलिए विलंब बगैर किए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है आपके सामने, शैक्षणिक संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2020, ठीक है, या 2020। तो सबसे पहले बात है कि शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग क्यों करते हैं, और दूसरी बात है कि इसका रैंकिंग में किसको तवज्जो दिया गया है। रैंकिंग करने का एकमात्र मकसद होता है कि सारे संस्थानों के बीच में प्रतिस्पर्धा हो और उसका बेनिफिट भारत सरकार को मिलती है या फिर उस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को भी मिलती है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले ये रैंक जारी करने वाला है MHRD, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। उसके अभी मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। ये भी जरूर आप याद रखिएगा। क्यों ऐसा होता है, तो मैं आपको बताया था, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन की भावना बढ़ाता है। तो इसका लाभ दो स्तर पे देखा जाता है। एक तो उस इंस्टीट्यूट की क्वालिटी इंप्रूव होती ही है, दूसरी बात है कि जो वर्ल्ड रैंक आता है उसमें भी रिफॉर्म होता है। तो देखिए, वर्ल्ड रैंक रिफॉर्म की बात कर रहा था, तो वर्ल्ड रैंक रिफॉर्म कैसे होता है? विश्व स्तर पर अलग अलग संस्थाएं हैं जो रैंकिंग करते हैं विश्वविद्यालयों की या फिर अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की। वैसे में अगर भारत की रैंक ठीक ठाक होता है तो एक हमारे लिए अचीवमेंट होता है, हमारे देश के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दोनों तरफ से फायदा है। फिलहाल जो रैंकिंग की गई है उस पर अगर एक नज़र डालें तो एक समग्र रैंकिंग, दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेजेस की रैंकिंग, तीसरा मैनेजमेंट की रैंकिंग और चौथा विश्वविद्यालय की रैंकिंग। अगर समग्र रैंकिंग पूछा जाएगा तो जनरली आपसे यही पूछा जाएगा कि पहला रैंक किसे दिया गया? IIT मद्रास को, ठीक है, दूसरा IISc बेंगलोर, तीसरा दिल्ली। अगर इंजीनियरिंग में बात करें तो यहाँ भी टॉप पे मद्रास, दिल्ली और मुंबई है, ठीक। मैनेजमेंट में देखेंगे अहमदाबाद है, बेंगलोर है और अगला देखेंगे कोलकाता। उसी तरह विश्वविद्यालय में IISc बेंगलुरु, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या दिमाग में रखना है? ये वाली। कई बार होता है ना, वो अरेंज करने देते हैं, अगर इतना सारा दिमाग में है तो कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट बात देखेंगे स्पंदन अभियान। ये स्पंदन अभियान स्टार्ट करने वाला है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। हो क्या रहा है छत्तीसगढ़ में? पिछले 2 साल में देखेंगे तो 50 लोगों ने सुसाइड किया है, और वो भी पुलिस वाले। तो थोड़ा सा शॉकिंग है ये न्यूज कि 2 साल के अंदर 50 बड़ी घटना है किसी एक स्टेट के स्तर पर, ठीक है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि पुलिस की आत्महत्या को कम करने के लिए ऐसा स्टार्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट बात देखिए कि लास्ट 2 ईयर में 50 लोग आत्महत्या कर लिया, ये एक दुखद घटना है, ठीक है। जनरली क्या होता है, लोग अवसादग्रस्त होते हैं, चाहे वो कर्मचारी हो या अधिकारी हो, तो उनके लिए एक परामर्श की संस्था बनाया जाएगा, मतलब उसको थोड़ा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा और कुछ दिशा निर्देश भी जारी किया जाएगा। ऐसे में शायद वो अवसादग्रस्त जो स्थिति है उनका वो कम हो सके। अगली बात और इसी में एक रिफॉर्म है कि योग क्लासेस भी दिया जा सकता है। तो योग क्लासेस से क्या होता है, आपका मानसिक संतुलन बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। देखेंगे कि जो भी योग कर रहा होता है उसका जो अपना संयम क्षमता होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, वो तनाव में ज़्यादा नहीं आता। इस वजह से ज़रूर करना चाहिए योग। नई टास्क फोर्स का गठन किया गया, ये अगली न्यूज है। तो नई टास्क फोर्स, आपको पता होगा ये बजट 2020-21 में बोला गया था निर्मला सीतारमण के द्वारा, ठीक है। तो उसका नाम क्या है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है नाम उसका, ठीक। नाम पूछा जाएगा कि कौन से टास्क फोर्स है, नाम जया जेटली, ठीक है, टास्क फोर्स। और देखिए ये बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था 2021 में। सबसे पहली बात समझिए, इसका बोला जा रहा है कि किसके द्वारा? तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगर मंत्रालय की बात हो तो आप इसको बताएंगे कि ये मंत्रालय है, ठीक। दूसरी बात, अगर यहाँ महिला और बाल विकास जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसी से संबंधित होगा, बिल्कुल इसी से संबंधित है। क्यों बोला जा रहा है, क्यों किया जा रहा है टास्क फोर्स का गठन? क्योंकि महिला और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की जांच किया जाएगा। क्योंकि देखेंगे स्वास्थ्य और पोषण इन दोनों में थोड़ा सा वीक होता है, इस वजह से ऐसा इनिशिएट किया गया और बढ़िया इनिशिएटिव है। तो यहाँ पे देखिएगा शिशु मृत्यु दर अर्थात चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, मातृत्व मृत्यु दर अर्थात मदर
मोर्टेलिटी रेट, तो ये सारी चीज़ें और साथ साथ सेक्स रेशियो, इन सब को ठीक किया जाएगा। मतलब इन चीज़ों पर निगाह रखा जाएगा और अगर इनमें प्रॉब्लम है तो इसके लिए टास्क फोर्स जिम्मेदारी लेगा। अगली बात, महिलाओं को हायर एजुकेशन हेतु प्रोत्साहित भी करेगा। ये अच्छी इनिशिएटिव इसलिए है क्योंकि महिलाओं का सशक्तिकरण की जो बात होती है वो अवश्य इससे होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर टॉपिक देखिएगा गैरसैंण। गैरसैंण एक्चुअली उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई। गैरसैंण का दूसरा नाम क्या है? भरारी सैन। ठीक है, तो उत्तराखंड की एक ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी। तो आप बोलोगे शीतकालीन राजधानी कौन है? जो पहले से है, देहरादून। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ई विधानसभा होगा ये, इसका मतलब यहाँ पे जो भी होगा वो डिजिटली चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ साथ देखेंगे चमोली जिला उत्तराखंड, ये है कहाँ पे? तो यह बोला जाएगा चमोली जिला उत्तराखंड में है। देखिए यूके के बारे में बता दूं, कुछ जानकारी आपको होना चाहिए। उत्तराखंड यूपी से अलग होकर ये सन 2000 में बना था और भारत का ये 27वां राज्य बना था। ठीक है, वर्तमान समय में देखेंगे रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ है, यहाँ पे एक जैव विविधता पार्क बनाया गया है, बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया गया है उत्तराखंड में। जरूर आप इसका नाम याद रखेंगे कि कहाँ बनाया गया है, तो उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भारत का पहला ऑनलाइन अपशिष्ट एक्सचेंज लॉन्च किया गया है और ये करने वाला है आंध्र प्रदेश। इसका सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी के द्वारा किया गया और ये बोला जा रहा है कि जहरीले कचरे के अपशिष्ट निपटान और पुनर्चक्रण को निपटान के लिए किया जाएगा। ये 6R सिद्धांत पर काम कर रहा होता है। देखिए पहला, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रीडिजाइन, रीमैन्युफैक्चरर और रीफर्बिश, ये सारे कंसेप्ट को लेकर ये चल रहा होता है। ऐसे में माना जाता है कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो एक पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं और अगर उसको ठीक से उसका अपशिष्ट का निपटारा किया जाएगा तो पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा और उन चीज़ों का दूसरी जगह कहीं इस्तेमाल कर लिया जाएगा। ये बेहतरीन मतलब इनिशिएटिव है, लेकिन ये ध्यान रहे ये पहली बार ऐसा किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाएगा किस राज्य ने ऐसा किया? आंध्र प्रदेश राज्य ने ऐसा किया। ठीक है, अगली बात देखिए भारत कोल एक्सचेंज की स्थापना करेगा। क्यों कोल एक्सचेंज की स्थापना करेगा? आपको पता होगा भारत में बहुत सारा कोयला का क्षेत्र है और भारत विश्व के स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा कोयला भंडार वाला देश है। ऐसे में भारत अगर आयात करता है तो बुरा तो लगना चाहिए और भारत आयात कर रहा था कोयले का। अब तक आपको एक और बात बताऊं, भारत में अगर देखेंगे तो खासे तौर पे उत्तरी पूर्वी भारत में बहुत ज़्यादा कोयले का भंडार है। जैसे आप देखेंगे रानीगंज वेस्ट बंगाल में, झरिया धनबाद में और रायपुर के क्षेत्र में देखेंगे, रायपुर बोले तो कोरबा छत्तीसगढ़ का एरिया की बात कर रहा हूँ, रायगढ़ की बात कर रहा हूँ, इन सब क्षेत्रों में कोयला का बहुत बड़ा भंडार है। और अगर कोयला है फिर भी हम अगर कोयला होते हुए अगर हम आयात कर रहे हैं तो एक दुखद घटना है ये। नेक्स्ट बात समझिए इस चीज़ को, विश्व में तीसरा सर्वाधिक कोल भंडार भारत के पास है, फिर भी भारत आयात कर रहा है, इसीलिए ये दुखद घटना है। अगली बात बोल रहा हूँ, अब भारत सरकार कोल उत्पादन को बढ़ावा देना चाहता है, मतलब कि कोल को जो प्रोडक्शन था वो अब बढ़ावा दिया जाएगा। साथ साथ भारत सरकार का एकाधिकार अब समाप्त कर दिया जाएगा और निजी कंपनीज को भी आसानी से कोयला अवेलेबल हो जाएगा। तो ऐसे में कोयले का कंजम्पशन बढ़ेगा और भारत अगर उत्पादन करेगा तो भारत आयात क्यों करेगा? समझ पा रहे हैं? ऐसे में जो हमारा बेनिफिट है, कॉस्ट बेनिफिट देखेंगे वो बहुत बढ़ जाएगा और ये ऐसा होना चाहिए कंपनियों के लिए। नेक्स्ट देखिए भारत सरकार मनरेगा 2021 में 1,01,500 करोड़ रुपया दिया है। क्या बोल रहा हूँ? 1,01,500 करोड़ रुपया। ये अब तक की मनरेगा में दी गई राशि किसी एक वित्तीय वर्ष में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब तक ये मैक्सिमम है। ठीक है, अब इसका मनरेगा का वैसे फुल फॉर्म पता होगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसका जब इतना पैसा दिया जा रहा है तो इसका लाभ क्या होगा? लाभ देखेंगे बेसिकली मनरेगा किसके लिए काम करता है? मनरेगा ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा दिया करता है। ठीक है, प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा, क्योंकि आपको देखेंगे वर्तमान समय में कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोग माइग्रेंट जो यहाँ थे अलग अलग शहरों में, वो वापस कहाँ पलायन हो गए? अपने गाँव की तरफ। ऐसे में बोला जा रहा है कि उनको रोजगार की आवश्यकता होगी और इसीलिए ये इनिशिएट किया गया है, इतना ज़्यादा फंड दिया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे सिंचाई, बागवानी, निर्माण कार्य को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। आपको पता होगा वर्तमान समय में 182 रुपया दिया जाता था, इसे बढ़ाकर 202 रुपया कर दिया गया है प्रतिदिन। नेक्स्ट देखिए झारखंड ने बीआरओ में इतने श्रमिकों को मंजूरी दी। झारखंड में बीआरओ का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। 11,800 श्रमिकों को भर्ती की मंजूरी दे दी। ऐसे में क्या होगा, झारखंड के श्रमिकों के लिए एक बेहतर अवसर है और दूसरी बात बीआरओ को मजदूर मिल जाएगा। बीआरओ को वैसे भी कहीं और से भी मिल सकता है, लेकिन बारी बारी से सारे राज्यों का नंबर आता रहता है।
तो फिलहाल इसमें देखिए जो बीआरओ लेकर जाएगा उनको काम कहाँ मिलेगा, ऑपरेशन विजयक में, और प्रोजेक्ट बीकॉन, प्रोजेक्ट दीपक और प्रोजेक्ट शिवालिक। आपसे कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ऑपरेशन विजय कहाँ चल रहा है, लद्दाख में चल रहा है, ऑपरेशन बीकॉन जम्मू कश्मीर में चल रहा है, दीपक हिमाचल प्रदेश में चल रहा है और शिवालिक उत्तराखंड में चल रहा है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स में जो काम करने वाले होंगे वो फिलहाल बीआरओ झारखंड के मजदूरों को काम देगा। एक बात और बताता चलूँ बीआरओ के बारे में, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, 1960 से लगातार काम कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत, ठीक है। ये देखिए इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है कई बार, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। वर्तमान समय में और भी कुछ बीआरओ ने काम किया है, वो मैं आपको एक बार समझा दूं। जैसे प्रोजेक्ट वर्तक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाई, प्रोजेक्ट वर्तक। इसके तहत क्या हो रहा है, लेटेस्ट प्रोजेक्ट वर्तक है ये, ठीक है। तो ये जरूर दिमाग में आपके रहना चाहिए। आप देखेंगे त्वांगचू ब्रिज बना है, आपको पता होगा जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, मैं आपको मैप में बकायदा ये चीज दिखाऊंगा। तो त्वांगचू जो ब्रिज है वो अरुणाचल प्रदेश में बना है और बनाने वाला कौन है, बीआरओ है। 50 मीटर का मात्र ब्रिज है, लेकिन दोस्त ये सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए त्वांग रिवर के बनाया गया है, त्वांग जो रिवर है वहीं पे बनाया गया है ये, और दूसरी बात ये त्वांग जिला में बनाया गया है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश का ये त्वांग का क्षेत्र बहुत ज़्यादा चर्चा में हमेशा रहता है ड्यू टू चाइना, ठीक है। तो आपको अगर त्वांग देखना है तो मैं आपको एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। आ जाएगा इधर, ये देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये है त्वांग रीजन। मैं आपको मार्क करके दिखाना चाहूँगा, ये रीजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप खुद देखिए कि सामरिक दृष्टिकोण से ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट इधर इस साइड में देखेंगे भूटान, इस साइड में अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पे चाइना का दखल बार बार रहता है। आप देखेंगे दलाई लामा भी जब पिछली बार गए वहाँ पे, तब भी वहाँ पे कुछ इशू हो रहा था, ठीक है। तो इस तरह से ये चर्चा में हमेशा देखेंगे बना हुआ रहता है। अगली देखेंगे नगर वन योजना, ये 200 नगर वन डेवलपमेंट किया जाएगा, ये 5 साल के अंतर्गत किया जाएगा। ये इनका बताने वाले हैं प्रकाश जावड़ेकर। हालांकि 2016 में भी एकदम यही बात बोला गया था, लेकिन नहीं हुआ। अगली बात देखेंगे अगली बात देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये मिनिस्ट्री के द्वारा ये चलाया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस अर्थात 5 जून को ये डिक्लेयर किया गया था। तो जरूर दिमाग में रखेंगे 200 नगर वन डेवलपमेंट होगा। इसका बेनिफिट क्या होगा अगर 200 नगर वन डेवलपमेंट किया जाएगा, बेनिफिट ये होगा कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो बढ़ेगा। साथ साथ देखेंगे कि CO2 और ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में जो बैलेंस होता है वो बरकरार रहेगा, ठीक है। तो ये होना जरूरी है, अच्छी इनिशिएटिव है। हालांकि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये पहले से योजना है हालांकि, लेकिन इसमें अभी क्या हुआ, पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत ही ये काम कर रहा है। इसमें देखेंगे 4000 करोड़ रुपया इंडियन गवर्नमेंट में दिया है। 4000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने इसमें दिया है। सवाल उठता है क्यों किया जा रहा है ऐसा। देखिए सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए, नाम ही है ना पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब एक एक बूंद से ज़्यादा क्रॉप होगा। आप समझिए अगर फसलों की सिंचाई सही तरीके से हो जाए तो फसल की उत्पादन ठीक हो जाएगा। कई बार सिंचाई की कमी के कारण उर्वरक की मात्रा लोग बढ़ा देते हैं, और उर्वरक कभी भी फसलों में ज़्यादा डालना कभी भी अच्छा नहीं होता। अगर अच्छा होता तो हम जैविक कृषि पे बल नहीं दे रहे होते। अब एक बात आप समझिए, इसका सीधा मतलब है कि सिंचाई को बढ़ा देने से प्रोडक्शन को क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पे उर्वरक की मात्रा कम होगा, मतलब जो उद्देश्य है उर्वरक कम करना है, श्रम को कम करना है और उत्पादन को बढ़ाना है। ये भी कहूँगा बेहतरीन योजना है, लेकिन शायद इम्प्लीमेंट हो जाए सही तरीके से। तो अगली बात देखिए, प्रवासी श्रमिकों को भी अब आयुष्मान भारत योजना के तहत जोड़ा जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा आयुष्मान भारत योजना का जो लाभ लेने वाले हैं अधिकतर वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। तो ऐसे में जो लोग प्रवासी श्रमिक गए हैं वो वापस वो ग्रामीण क्षेत्र वाले हैं, इसीलिए इनको कवर किया जाएगा। और आयुष्मान भारत योजना के बारे में आपको पहले से पता भी होगा कि प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपया का स्कीम है। दूसरी बात, ये कैशलेस होता है और पेपरलेस होता है। इसका मतलब कोई भी कागज नहीं मिलेगा, कोई भी आपको कैश नहीं मिलेगा। आप अगर सीधे हॉस्पिटल जाइए, इलाज कराइए, आपका आधार कार्ड वगैरह लेके और जो आयुष्मान भारत का कार्ड होगा उसके तहत आपका काम इलाज करा दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा NHAI अर्थात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या किया, पूरी तरह से डिजिटल होने वाला पहला निर्माण क्षेत्र ये घोषित हुआ है। जरूर इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर में सीधा सीधा ये बात पूछा जा सकता है। कोई भी चीज़ डिजिटल हो रहा है तो वो बढ़िया है, रीजन वहाँ पे करप्शन थोड़ा कम हो जाता है ना। अगली बात समझिए, सहकार मित्र योजना ये स्टार्ट किए हैं, कृषि मंत्री हैं हमारा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इनके द्वारा स्टार्ट हुआ है। ये NCDC अर्थात राष्ट्रीय सहकारी विकास योजना की एक पहल है।
ठीक है। लाभ किसे मिलेगा? युवाओं को मिलेगा, यूथ्स को मिलेगा। कैसे मिलेगा? इनको इंटर्नशिप मिलेगा 4 महीने का, और 4 माह का इंटर्नशिप में अपना जो भी इनके पास कुछ नया विचार होगा वो भी दे सकते हैं, और हो सकता है इनका विचार इनोवेटिव हो तो जो राष्ट्रीय सहकारी विकास योजना, जो राष्ट्रीय स्तर पे ये सारी योजनाएं चल रही होती है, वो उनको बेनिफिट मिल सकता है। अगली बात देखेंगे, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा मिलेगा। अभी आपको हाल फिलहाल में बताया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसके तहत बताया गया कि लगभग 20 लाख करोड़ रुपया दिया जाएगा, हमारे जीडीपी का 10% है वो। और अगर भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा दिया जाता है, अर्थात वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया जाता है, तो ऐसे में बताया जा रहा है कि जो देसी चीज़ें हैं या फिर जो हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। ऐसे में हम इंपोर्ट कम करेंगे और एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे। इंपोर्ट करने की वजह से जो भारत की फॉरेन एक्सचेंज होती है, जो विदेशी मुद्रा होती है, वो लगातार कमता चला जाता है। ऐसे में क्या होगा? हमारे देश को लगातार घाटा होता रहा है, तो इसी वजह से इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, BS6 वाहन हेतु अलग अलग कलर जारी किया गया। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा BS6 है क्या। BS का मतलब होता है भारत स्टेज, और 6 का मतलब होता है उसका सीरियल नंबर है। सबसे पहले भारत स्टेज ये समझ रहे होंगे। दूसरी बात है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसको स्टार्ट किया था, ठीक है, सन 2000 के आसपास ये शुरू हुआ था, और तब से BS3, BS4, BS5 नहीं आया, बल्कि BS6 उसके बाद आया। तो BS6 2020 में देखेंगे, BS6 को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, हालांकि कर दिया गया है, ठीक है, कोविड-19 की वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। अब देखिए ये कहाँ से अपनाया गया है? यूरोपियन मॉडल है, तो मतलब यूरोप से अपनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? वाहनों से जो उत्सर्जित हो रहे हैं धुएं, उनमें बहुत सारे प्रदूषण युक्त पदार्थ निकलते हैं, आप कह सकते हो गैसेस निकलते हैं, जिसको रोकने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है। अब एक बात समझिए कि कलर की बात जब मैं कर रहा हूँ, तो देखिए सबसे पहले अगर BS6 इंजन की गाड़ी है तो बोला जा रहा है 1 सेंटीमीटर चौड़ी हरी पट्टी आपको लगाना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर ईंधन अगर आपका पेट्रोल है तो वहाँ पे नारंगी कलर लगाना पड़ेगा, और अगर डीजल है तो आप नीले कलर का एक स्ट्रिप लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में आप पता चल जाएगा कि कौन सी गाड़ी कैसी है, मतलब BS6 में क्या क्या फीचर्स लेके आप चला रहे हो, इस तरह से। तो इस तरह से राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का जो ये सीरीज था वो समाप्त करा, और दूसरा जो आएगा वो है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, वो जरूर आप देखेंगे। मैं आपको बताता चलूँ, इस चैनल पे ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया है, तो आप ज़रूर देखें, बहुत शानदार तरीके से उसे प्रस्तुत की गई है। मेरे पढ़ाने का जो सबसे खास तरीका होता है, जो बाकियों से अलग आपको नज़र आएगा, वो मैं बताता तो चलूँगा, साथ साथ उसमें देखेंगे जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड करंट अफेयर्स है उसी जगह ऐड करूंगा। साथ साथ जो भी सरकार की स्कीम है या राज्य स्तर की स्कीम है, अगर उस जगह वो फिट करती है तो जरूर वहाँ पे मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। जो इस चैनल में सब्जेक्ट पढ़ा दिए गए हैं वो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री साइंस सेक्शन में। जो सेक्शन में स्टार्ट किया हूँ वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते। आप यूपीएससी तक के एग्जाम में देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता है, तो आप इस चीज़ से जरूर एक बार गुजरें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप दोस्तों को जरूर शेयर करते रहें, ताकि मैक्सिमम लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।